Hello and welcome back. So we were discussing the topics. So along with topics, I have decided that let's continue with the few of the practice questions also. Okay, to the level of UGC net. That's being what they are asking, and in the recent times, in the month of July, they have asked. So on the par of that level. So now we are going to continue two things. One, the lessons will come okay one by one, and meanwhile also we will look up into the questions. And if you ask me about what's about the PYQs, so already I have discussed unit wise. Okay, so one paper, just the 2050 2025 July is remaining, so I will discuss that also in coming 2 3 days. Okay, whole lecture maybe in one video also, or in two parts. Let's see, like you, whatever will be feasible, it will be done. But in meanwhile the exam is nearing. We are approaching the exam date. So I thought ki I should also discuss the questions, practice questions, because PYQ is already discussed. PYQ मैंने डिस्कस कर ही दिया है, तो हमने सोचा कि कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो इसको मैंने ऐसे नॉलेज चैलेंज की तरह, ठीक है, एयर पोल्यूशन नॉलेज चैलेंज। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, 40 क्वेश्चंस, ठीक है, किससे, एयर पोल्यूशन से 40 क्वेश्चंस, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इट्स लाइक कि अनदर वे ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसका तरीका क्या है, तो दो है। पहला की चैलेंज की क्वेश्चन स्लाइड्स पर रहेंगे, ठीक है, सबको पढ़ना, इसके आंसर करिए, ठीक है। 5 क्वेश्चन होंगे एक स्लाइड पे, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हाँ भाई, जो ऑप्शन ने टिक किया वो सही है या गलत है, नहीं है तो क्यों गलत है, गलत है तो क्यों सही है। तो इससे क्या होगा कि हमारे मेमोरी में और इज्ड हो जाएंगी जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, या फिर उससे तक कुछ चीज़ें नहीं हो आज तो नया भी सीख लेंगे, उसमें क्या है। ओके, इट्स मच इम्पॉर्टेंट फॉर दिस कमिंग एग्जाम्स। ओके, लेट्स डू इट। सो पहला 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मोस्ट डोमिनेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट फ्रॉम व्हीकल्स इन कंजेस्टेड सिटीज इज। जो कंजेस्टेड शहर होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या है। सपोज कि ट्रैफिक जाम वाला रीजन में क्या है, तो नॉक्स, सीओ, वीओसीज, SO2 क्या होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है, आप सोचो क्या होगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर है का, आप पॉज कर लेना अपने से, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप आंसर करना, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। इसका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे है। क्योंकि जब हम कंजेशन होती है ड्राइव व्हीकल्स में, कंजेस्टेड एरियाज में क्या होता है, जब जैम लगा है तो क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है पेट्रोल का या फिर डीजल का, ठीक है। उसके कारण क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अब हम कहेंगे कोई कि NOx क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो NOx इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये भी रिलीज होता है, लेकिन इसकी संख्या, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगी कार्बन मोनोऑक्साइड से। और VOCs ये तो कम होती ही हैं, ठीक है, कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, बेंजीन हुए, टॉलिन हुए, ठीक है, तो ये कम होंगे। और फिर सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, ये डिपेंड करता है कि सल्फर कंटेंट कितना है फ्यूल में। अगर जैसे मॉडर्न डेज के फ्यूल्स हैं जो कि लो सल्फर फ्यूल्स हैं, तो उसमें कम होगा, ठीक है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड और NOx दोनों से इसमें कम सल्फर निकलेगा। तो सही आंसर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू ब्राउनिश हेज इन अर्बन एटमोसफेयर, ठीक है। जो पॉल्यूटेंट है दैट लीड्स टू ब्राउनिश हेज इन अर्बन एटमोसफेयर, कि ऐसा कौन सा पॉल्यूटेंट है जिसके कारण कि ब्राउनिश हेज आता है एटमोसफेयर में, ऐसा लगता है कि स्काई लाइन पे कि ब्राउनिश ब्राउनिश हेज की तरह, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एंड PM2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो इसमें से कौन सा लगता है कि सही होना चाहिए, तो PM2.5 जो डस्ट पार्टिकल्स है, तो इससे ब्राउनिश तो नहीं आएगा, लेकिन धूल की तरह, ये धूल की तरह भी नहीं दिखता है, ठीक है, ये थोड़ा अलग सा दिखता है। NO2, ठीक है। उसके बाद SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इसके कारण तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये कलरलेस गैस है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, ये तो कलरलेस ऑर्डरलेस दोनों हैं, ठीक है। तो सही आंसर क्या हमारा, NO2, ठीक है। NO2 ये रेडिश ब्राउन गैस है, ठीक है। जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें जो हवा है, ठीक है, वो ब्राउनिश दिखता है।
खासकर अर्बन जैसे दिल्ली की है, आप देखोगे दिल्ली लखनऊ की हवाएं, कभी कभी ऐसा होता है खासकर सर्दियों में आप देखेंगे जब इन्वर्जन का समस्या होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अचानक से एक मॉर्निंग को जगते हैं या फिर 10-11 बजे के आसपास सब कुछ ब्राउनिश ब्राउनिश दिखता है, हमें लगता है कि अपोक्लिप्स टाइप का सिचुएशन हो गया, ठीक है। वो इसी कारण से होता है कि NOx की, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाने के कारण, ठीक है। ये क्या है, ये फोटोकेमिकल स्मोक का प्रिकर्सर है, ठीक है। इसका मतलब कि NO2 है, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, फोटोकेमिकल स्मोक बनेगा, ट्रोस्पोस्फेरिक ओजोन बनेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी CO2 का कलरलेस ऑर्डरलेस, ये तो जान ही गए, ये तो मेनली ग्रीन हाउस गैस है। SO2 का समझिए कि ये भी कलरलेस गैस है, लेकिन इसका इरिटेटिंग बहुत होता है, ठीक है, इरिटेटिंग ऑर्डर, ये महकता है, अजीब सा स्मेल आएगी इससे, ठीक है। और PM2.5, तो ये तो हमें पता है हेज की तरह दिखता है, हेज की तरह, ये तो ब्राउन नहीं दिखेगा, ओके। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोस्ट टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक इम्पैक्टिंग लंग्स। सबसे टॉक्सिक कंपोनेंट कौन सा है जो कि फोटोकेमिकल स्मोक को इम्पैक्ट, फोटोकेमिकल स्मोक कंपोनेंट, फोटोकेमिकल स्मोक का सबसे टॉक्सिक कंपोनेंट कौन सा है जो कि लंग्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो पैन है, पेरी पेरी ऑक्सी पेरोक्सी सेटाइल नाइट्रेट, ओजोन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसमें से कौन सा होगा सबसे टॉक्सिक कंपोनेंट, क्या है इसका सबसे टॉक्सिक कंपोनेंट, क्या है फोटोकेमिकल स्मोक का, ओजोन, ठीक है, ये ओजोन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये रिस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स है यही करता है कॉज, ठीक है, सबसे ज़्यादा हेल्थ इम्पैक्ट इसी के होते हैं। पैन का भी है, पैन मेनली आइज में इरिटेशन करता है, ठीक है, इरिटेट करेगा, ऐसा प्लांट टिश्यूज को डैमेज करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमें पता ही है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है जिसके कारण कि रिड्यूस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और जब भी वो भी क्लोज इन्वायरमेंट, जैसे कि घर दरवाजा बन किए हैं, उस स्थिति में होता है कि अगर उसमें कंसंट्रेशन बढ़ गया। और H2S को पता है ये तो एकदम रॉटन एक की तरह स्मेल करता है। नेक्स्ट हमारा, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ, सिक बिल्डिंग, ठीक है, सिंड्रोम, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन क्या क्या है, हाई SO2, हाई VOCs एंड इंडोर एयर पोल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन, और डी लास्ट ऑप्शन है हाई CO2 आउटडोर्स। तो आप पॉज करें और इसको समझिए कि इसका क्या आंसर है, सोचिए कि क्या हो सकता है, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ऑक्यूपेंट्स होते हैं, जो घर में लोग होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है, जो हेडेक का सिम्टम्स आएंगे, आइज नोज इरिटेशन होगा, थके थके फटीग महसूस होगी, कंसंट्रेट करने में डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और ये सब डिपेंड करता है कि जितना समय आप उस एरिया में, उस घर में, उस बिल्डिंग में बिताते हैं, उस हिसाब से जितना आप बिताएंगे उतना ज़्यादा ये सिम्टम्स और देखने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कोई एक स्पेसिफिक डिजीज नहीं होगा, बस ऐसा ऐसा आपके अंदर फीलिंग आएगी, ठीक है। ये सब चीज़ सिम्टम्स हल्की फुल्की देखेंगे। इसका कारण क्या होता है कि हमारे घरों में पुअर वेंटिलेशन होता है, ठीक है। हमारे घरों में बहुत सारे जो फर्नीचर होते हैं उससे फॉर्मल्डिहाइड गैस निकलता है, पेंट्स होते हैं उससे गैस VOC जो मोस्टली निकलती है, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड हो गए, बहुत सारे हो गए। फिर इंडोर पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, फिर रेडोन गैस होता है जो कि हमारे ज़मीन से नेचुरली वो निकलते रहता है, या फिर बायोलॉजिकल कंटामिनेंट्स होते हैं जैसे कि मॉल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, ये समस्या पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या था, हाई VOCs एंड इंडोर एयर पॉल्यूटेंट्स, इसके कारण, ठीक है। हाई SO2 के कारण ऐसे नहीं होगा, मोस्टली आउटडोर में होता है, ओजोन डिप्लीशन तो इससे मतलब ही नहीं है, हाई आउटडोर्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाई आउटडोर्स में तो मेनली हम जो पॉल्यूशन देखते हैं वो हमारा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का NOx के कारण होता है, या फिर PM2.5, PM10 इस सब के कारण होता है। तो सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, ठीक है, इसमें दिमाग रखना कि बिल्डिंग से रिलेटेड। फिर इन द विंकलर मेथड DO इज फिक्स्ड बाई एडिंग, ठीक है। जो विंकलर मेथड होता है, विंकलर मेथड जो कि यूज किया जाता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। तो उसमें DO को फिक्स किया जाता है किस चीज़ को ऐड करके, सोडियम, ठीक है, थियोसल्फेट को, मैग्नस सल्फेट को, DPT रिएजेंट को, या फिर सिल्वर नाइट्रेट को। तो पॉज करेंगे, सोचेंगे कि इसकी किस कारण से होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है मैग्नस सल्फेट के कारण। जब मैग्नस सल्फेट क्या होता है, रिएक्ट करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन से, उससे क्या बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है,
ठीक है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और जो कि बाद में फिर ऑक्सीडाइज होता है टू इल्ड ब्राउन मैग्निक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ऑक्सीडाइज होके फिर वो ब्राउन मैग्निक, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये फिक्स करता है ऑक्सीजन कंटेंट को सो दैट इट कैन बी टाइट्रेटेड लेटर विद सोडियम थियोसल्फेट। तो सोडियम थियोसल्फेट बाद में इसका उपयोग होता है टाइट्रेट करने के लिए। तो सोडियम थियोसल्फेट का काम क्या है कि बाद में जो, ठीक है, इस मेथड में जो विंकलर मेथड होता है उसमें सोडियम थियोसल्फेट का यूज होता है टाइट्रेंट के रूप में, ठीक है, टू टाइट्रेट किस चीज़ को, आयोडीन लिबरेटेड फ्रॉम आयोडाइड। ये फिक्स किया तो डीओ को फिक्स नहीं करता है, ये सिर्फ क्वांटिफिकेशन स्टेप में इस्तेमाल होता है। फिर डीपीडी जो रिएजेंट है हमारा डीपीडी रिएजेंट, ठीक है, तो ये क्लोरीमेट्रिक जो मेथड है उसमें यूज होता है, क्लोरीन या ओजोन, ठीक है, विंकलर डीओ मेथड में नहीं। और सिल्वर जो नाइट्रेट है वो हमारा मेनली क्लोराइड टाइट्रेशन में यूज होता है, मोअर मेथड में, मोअर, ठीक है, इस मेथड में, ठीक है, विंकलर में नहीं। विंकलर में क्या यूज होता है, फिक्स डीओ इज फिक्स्ड बाय एडिंग मैग्नस सल्फेट, ठीक है, और सोडियम थियोसल्फेट क्या होता है विंकलर मेथड में यूज होता है, किस लिए यूज होता है, एज ए टाइटेंट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आते ही हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऐसे हमने सारे क्वेश्चंस के, आप पॉज करके आप अपने से भी देख सकते हो सॉल्यूशन सबके हम दिए हुए हैं, ठीक है, आप पॉज कर लेना, देख लेना, या फिर इसको मैं देखूंगा तो इसको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम लिंक होगा चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें मैं अपलोड ये सब इसको अपलोड ही कर दूंगा ताकि रिवीजन में काम आएगा। हाँ, जल्दी कर दूंगा इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 to 10। अब हम 6 to 10 देखते हैं क्वेश्चन। हाईएस्ट पॉइंट सोर्स ऑफ NOx इमिशन टिपिकली इज, जो हाईएस्ट पॉइंट सोर्स है NOx का टिपिकली इमिशन टिपिकली इज, तो हाईएस्ट पॉइंट सोर्स क्या है NOx का, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन होने के कारण होता है, विंड टर्बाइंस है। तो उसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट्स क्या करते हैं, ह्यूज क्वांटिटी में कोल को, गैस को, ऑयल को हाई टेम्परेचर पे जलाते हैं, जिसके कारण कि कई सारे, ठीक है, लार्ज अमाउंट में NOx निकलते हैं। मोस्टली वो टॉल स्टॉक्स यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लाइक ही टॉल स्टॉक्स मतलब चिमनी बहुत ऊंची यूज करते हैं, मेकिंग देम मेजर पॉइंट सोर्स ऑफ NOx, ठीक है, बहुत ज़्यादा निकलता है। सीवेज ट्रीटमेंट में भी निकलता है, उतना नहीं निकलता, डिफॉरेस्टेशन से भी नाइट्रोजन जाता है लेकिन उतना तो नहीं जाता है, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, मीथेन निकलता है, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। NOx तो बहुत ही माइनर है। डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन तो मेनली लैंड यूज का पॉइंट है, तो उसमें जब आग जलाते हैं तो उसमें बहुत सारे गैस निकलते हैं। फिर विंड टर्बाइंस है, तो विंड टर्बाइंस में तो कोई भी NOx इमिशन तो होगा ही नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सिंग हाइट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मिक्सिंग हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा कब होता है। तो मिक्सिंग हाइट पहले जानते हैं क्या है, तो मिक्सिंग हाइट होता है एक इज वर्टिकल एक्सटेंट इन द एटमोस्फेयर थ्रू विच पॉल्यूशन कैन बी मिक्सड और डिस्पर्स्ड, ठीक है, कि हमारा जो ये है, सपोज मिक्सिंग हाइट हुआ है कितने ऊंचाई तक, ठीक है, वर्टिकल एक्सटेंट इन द एटमोस्फेयर, जहाँ तक कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो मिक्सड हो सकते हैं या डिस्पर्स हो सकते हैं, उस हाइट पे भी मिक्सिंग हो रहा है पॉल्यूटेंट्स के हवा में या फिर डिस्पर्स हो रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मिक्सिंग हाइट। तो मैक्सिमम मिक्सिंग हाइट इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, मिक्सिंग हाइट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब हवा सबसे ज़्यादा ऊपर राइज करेगी। कॉमन सेंस तो यही कहता है कि सबसे ज़्यादा जितना, सबसे ज़्यादा जैसे कि इन्वर्जन कंडीशन हो गया, तो उसमें तो इन्वर्जन कंडीशन में तो संभव नहीं है हाइट। तो अब इसमें यही देखना है कि कब सब इन्वर्जन कंडीशन होगा तो वो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, और कब सबसे ज़्यादा हवा सबसे ऊपर तक जाएगी तब। तो स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर इन्वर्जन, तो स्टेबल कंडीशन हो गया, तो ये तो सप्रेस करेगा, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये तो अभी मैंने बता ही दिया। दूसरा है क्लियर सनी आफ्टरनून, आगे देखते हैं, नाइट टाइम ओवर द ओशियन ओनली, ठीक है, इसका सही आंसर है क्लियर सनी आफ्टरनून। क्यों, क्योंकि क्लियर सनी आफ्टरनून को क्या होता है, सरफेस हीट बहुत ज़्यादा होगी, उसके कारण क्या होगा, कन्वेक्टिव टर्बुलेंस होगी, मतलब हवा काफ़ी ऊंचाई तक जाएगी, उसके कारण क्या होगा कि ये जो बाउंड्री लेयर है हमारा मिक्सिंग हाइट का वो भी पूरा ऊंचे तक जाएगा, जिसके कारण कि इन मिक्सिंग हाइट हमारा बढ़ जाता है। उसके बाद है नाइट टाइम में, तो नाइट टाइम में तो कूल होता है, तो बाउंड्री लेयर स्टेबल हो जाता है, तो मिक्सिंग हाइट यूजुअली मिनिमम होता है नाइट के समय। और ओशियन के ऊपर, तो ओशियन बाउंड्री जो लेयर होता है वो तो मिक्सिंग हाइट ऑलवेज मैक्सिमम नहीं होता है, कभी कम ज़्यादा वहाँ पे होते रहता है।
ठीक है, और वहाँ पे उतना टेम्परेचर नहीं जाएगा, कन्वेक्टिव हीटिंग उतना नहीं होगा, तो लैंड पे ही हमेशा सबसे ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना मिक्सिंग हाइट। फिर है रेजिडेंस टाइम ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमोसफियर इज अप्रोक्सीमेटली, कि जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कितने समय तक रहता है, सेकेंड्स, आवर्स, वीक्स टू मंथ्स या 100 ईयर्स। तो इसका आंसर है, सही आंसर क्या होगा, वीक्स टू मंथ्स। ठीक है, कुछ सप्ताह से कुछ महीनों तक। ठीक है, कि ये एक मॉडरेट, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, मॉडरेटली लॉन्ग लिव्ड क्या है, एयर अपना पॉल्यूटेंट है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मतलब है, जो कि इसका जो मेन सिंक है ना वो है ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स के साथ OH। ठीक है, इन कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में, तो वो CO2 बन जाते हैं। तो ये 1 से 3 महीने का इसका लाइफ टाइम है लगभग, उसके बाद ये फिर कन्वर्ट हो जाता है। आवर्स नहीं, सेकेंड और आवर्स किसके होते हैं, मगर थोड़ा सा ध्यान रखें, तो जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वही तो तुरंत बने, तुरंत किसी के साथ रिएक्शन करके कुछ और बन जाएंगे, तो वो शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स हो गए, जैसे कि NOx हो गया या फिर VOC रेडिकल्स हो गए। 100 ईयर्स किसके हो जाएंगे, तो 100 ईयर्स तो किसके हो जाएंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड्स है, फिर CFCs हैं। ठीक है, ये सब 100 ईयर्स है उसके ऊपर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं, इन अल्कलाइन एटमोसफियर SO2 इज कन्वर्टेड टू, अल्कलाइन एटमोसफियर में जो SO2 होता है हमारा, वो किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो पहला ऑप्शन है H2S, दूसरा है सल्फेट एरोसोल्स SO4, फिर है NO2, फिर है पैन। तो इसमें सही आंसर हमारा क्या है, तो हमारा सही आंसर है सल्फेट एरोसोल्स। ठीक है, इसमें तो NO2 पैन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें सल्फर गायब ही हो जा रहा है, तो कॉमन सेंस लगाएंगे। ठीक है, ये लॉजिक कह सकते हैं टेक्निकली सही नहीं भी हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस में, लेकिन हाँ अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा तो ये लॉजिक, ये दो नहीं, तो हमारे पास दो घट गए। अब दो यहाँ से देखना है कि, ठीक है, अल्कलाइन एटमोसफेयर में कह रहा है, तो उसमें क्या था, सल्फेट एरोसोल्स में। ठीक है, तो एटमोसफेयर में क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का, कि वो ऑक्सीडाइज होते हैं किसके द्वारा, OH के द्वारा, ठीक है, या फिर O3 के द्वारा, उससे क्या बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4। फिर अल्कलाइन जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि अमोनिया होता है, NH3 हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं सल्फेट सॉल्ट्स में, उसके कारण क्या बनता है, सल्फेट एरोसोल्स बन जाते हैं, मतलब वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया ना। ठीक है, ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण कि ये क्या बन जाता है, सल्फेट एरोसोल्स बन जाते हैं। और ये एरोसोल्स क्या है, फिर फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसके, फाइन पार्टिकुलेट मैटर और एसिड रेन के। तो ये हो गया हमारा SO2 का सीन। H2S तो रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है, SO2 से H2S रिक्वायर क्या, बहुत ज़्यादा रिडक्शन चाहिए, बहुत ज़्यादा रिडक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होगा तब जाके बनेगा। ठीक है, और ये एटमॉस्फेरिक अल्कलाइन कंडीशन में तो संभव नहीं है, वो हल्का सा अल्कलाइन कंडीशन में नॉट पॉसिबल। NO2 है तो यहाँ पे सल्फर का तो ऑक्सीडेशन से कुछ लेना देना नहीं है। पैन है तो वहाँ पे VOCs और NOx की बात होती है, और सनलाइट की, न कि SO2 की। नेक्स्ट चलते हैं, द मोस्ट फाइन पार्टिकल कलेक्शन डिवाइस, सबसे एकदम सबसे महीन से महीन फाइन पार्टिकल मतलब कलेक्शन डिवाइस इसमें से कौन सा है। ठीक है, कौन सा इसमें से सबसे फाइन है, ये हम पढ़ेंगे। तो साइक्लोन है हमारा, कि ग्रेविटी सेटलर है, कि फैब्रिक फिल्टर है, कि बगा, ठीक है, बगाउस फिल्टर है, प्लस ESP कॉम्बो। ठीक है, बगाउस फिल्टर प्लस ESP कॉम्बो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा बगाउस फिल्टर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है, फाइन पार्टिकल्स के लिए, जो कि जिनका साइज कितना, जिनका साइज की 1 µm से भी कम होता है। ठीक है, बट बहुत ज़्यादा अगर फाइन हो, वेरी फाइन, मोस्ट फाइन पार्टिकल जैसे वेरी फाइन है 2.5, ठीक है, PM2.5, उसके लिए इफिशियंट, ये एकदम उसके लिए भी ये इफिशियंट होते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफिशियंट होते हैं। ठीक है, मतलब इनका एफिशिएंसी लगभग लगभग 99% है, कि 99% पार्टिकल्स को वो क्या बोलते हैं, पास नहीं होने देते हैं, उसको पकड़ ही लेते हैं। ठीक है, ये सारे फिल्टर्स हैं एक तरह से। ठीक है, और जब बैग हाउस लग जाता है साथ में, तो ये ओवरऑल एफिशिएंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है,
अब साइक्लोन के साथ क्या होता है, साइक्लोन ठीक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह का काम करता है, वो प्रेसिपिटेशन का काम करता है, तो उसमें कोर्स पार्टिकल के लिए इफेक्टिव है, जैसे कि ग्रेटर देन 10 ठीक है म्यू मीटर, नॉट इफिशियंट फॉर PM2.5। फिर ग्रेविटी सेटलर्स हैं, तो ग्रेविटी सेटलर्स तो पता है ग्रेविटी ये लार्ज बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स उसके लिए है, ठीक है, वेरी पुअर टू फाइन पार्टिकल्स। और फैब्रिक फिल्टर क्या है, ठीक है, तो फाइन पार्टिकल का अच्छा है लेकिन मोस्ट फाइन के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये बागाउस प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर सबसे बेस्ट होंगे। फैब्रिक फिल्टर का लगभग 90% डिफिशियंसी है, तो वो कम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा पॉज करके एक्सप्लेनेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस 11 से 15 तक। एयर क्वालिटी इंडेक्स कैटेगरी 4015 टू 500 फॉल्स अंडर, ठीक है। ये कैटेगरी किस में आता है, AQI में, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI में। तो अभी आजकल तो न्यूज में भी बहुत चल रहा है, तो ये सीवियर कैटेगरी में आता है। और इससे एक सवाल आ ही जाते हैं हमको, तो मुझे उम्मीद है इससे एक सवाल आएगा, तो ध्यान रखना है। 0 to 50 क्या होता है, गुड, AQI है गुड, ठीक है। फिर क्या है 51 से 100 है, तो ये क्या हो गया सेटिस्फैक्टरी। फिर है 101 से, अब 150 नहीं है सीधे 200 है, तो ये हो गया मॉडरेट, ठीक है। फिर 201 से 300 है, ये हो गया पुअर। और इसको ध्यान रखना 301 से 400 हो गया वेरी पुअर, ठीक है VP। और 401 से 500 करेंगे तो ये सीवियर। अब कहेंगे इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर तो फिर मौत है और क्या, ठीक है, मतलब मौत तो इसमें भी है, ऐसा कुछ नहीं है। विच पॉल्यूटेंट प्राइमरली कॉजेज एक्यूट, ठीक है, एस्फिकेशन, ठीक है, इसमें से, ठीक है, एस्फिक्सिएशन किस में होता है, विच पॉल्यूटेंट प्राइमरली कॉजेज द एक्यूट एस्फिक्सिएशन, कौन में किस में होगा, किसके कारण होता है, ठीक है, कि दम घुटने लगता है, किसके कारण, अभी हम थोड़ी देर पढ़े थे, तो सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। क्या होता है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनता है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को रिड्यूस करता है ब्लड में, जिसके कारण कि टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगता है। टिश्यू हाइपोक्सिया के कारण एक्यूट एक्यूट ठीक है एस्फिक्सिएशन होने लगता है, जिसके कारण कि हमारे क्या होता है शरीर में कंसंट्रेशन ऑक्सीजन में कम होने लगता है। तो फिर उसके कारण ये सब पहले इसके सिम्टम्स जैसे चक्कर आने लगता है, कुछ चीज़ें मतलब भ्रम ऐसे समझ में नहीं आता है, हेलुसिनेशन टाइप का होने लगता है। और अगर नहीं भी ध्यान देंगे तो फिर डेथ है, क्योंकि ऑक्सीजन कमी मर गए लास्ट में। फिर ऑप्शंस में क्या क्या थे, तो मीथेन था, तो मीथेन तो ठीक है, तो मीथेन से तो नहीं होता है जल्दी, ठीक है। फिर है N2O, तो ये तो लाफिंग गैस है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ले ले तो नार्कोसिस हो सकता है, ठीक है। और फिर SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये रिस्पिरेटरी इरिटेंट है, ठीक है, ये अस्थमा को और ज़्यादा समस्या क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट है हमारा एसिड रेन प्रिकर्सर्स आर मेनली, एसिड रेन के प्रिकर्सर्स क्या क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड NOx, ओजोन लेड, फिर है NH3, ठीक है, H2S। इसके सही आंसर क्या है SO2 और NOx, ठीक है। कि SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीडाइज होता है H2SO4 में, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। और नाइट्रिक एसिड जो होता है ऑक्सीडाइज होकर HNO3 बनता है, ठीक है, सॉरी NOx ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रिक एसिड बनता है एटमोसफेयर में, ठीक है। और ये रेन वाटर में फिर चले जाते हैं और रेन वाटर का ओवरऑल पीएच को घटा देते हैं, और उसके कारण जो बारिश हमारे आता है उसको एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि उसका ओवरऑल पीएच कम रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये CO2 से CO से नहीं होता है, CO2 भी स्लाइटली रेन को एसिडिक बनाता है, ठीक है, लेकिन मेन कॉज नहीं है एसिड रेन का। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो मेजर कंट्रीब्यूटर ही नहीं है एसिडिफिकेशन का। और ओजोन से तो होता नहीं है, वो तो ऑक्सीडेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारा आ गया NH3 H2S है, तो NH3 तो अल्कलाइन है, इट कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स हो सकता है, वो तो ऐसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है, तो वो वीक एसिड बना सकता है, ऐसा लार्ज स्केल पे एसिड नहीं करा सकता। फिर एयर पॉल्यूटेंट विद कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज फाउंड इन ट्रैफिक एग्जॉस्ट, एयर पोल्यूटेंट है जिसके जो कि कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज है ट्रैफिक एग्जॉस्ट में पाया जाता है। इसमें कौन सा है, मेथनॉल है, बेंजीन है, कार्बन, ये पहले भी आ चुका है इस तरह का सवाल, शायद ये पूछा है।
यूजीसी ने थोड़ा अलग तरह से। कौन सा है, CO2 है कि N2 है? इसका सही आंसर है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन क्या है, वेल नोन ह्यूमन कार्सिनोजेनिक है, इसी कारण ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर ये सब होता है। और इसका मेजर सोर्स क्या है, पेट्रोल एग्जॉस्ट से। ठीक है, या फिर जो फ्यूल इवेपोरेट होता है ना पेट्रोलियम पंप, पेट्रोल पंप से, या फिर इंडस्ट्रियल इमिशन से, वहाँ से बेंजीन के रिंग्स निकलते रहते हैं, मतलब रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन को निकलते रहता है। ठीक है, मेथनॉल जहाँ तक क्यों नहीं सही है, क्योंकि मेथनॉल टॉक्सिक है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, एसिडोसिस हो सकता है, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक नहीं है अर्बन एयर में। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो ये तो नॉन टॉक्सिक है, एम्बिएंट लेवल पे ग्रीन हाउस गैस है, कार्सिनोजेनिक तो बिल्कुल नहीं है। फिर N2 है, ठीक है, तो ये इनर्ट है, मेन कंपोनेंट ऑफ एयर है। ठीक है, हाँ चारों तरफ पाया जाता है, पॉल्यूटेंट तो है ही नहीं N2। नाइट्रोजन, सिंपल सा नाइट्रोजन गैस। उसके बाद है ए पैसिव सैम्पलर इन एयर मॉनिटरिंग, इसमें से कौन सा पैसिव सैम्पलर है एयर मॉनिटरिंग में? ठीक है, रिक्वायर्स ए पैसिव सैम्पलर इन एयर मॉनिटरिंग, सॉरी, रिक्वायर्स क्या कहते हैं, रिक्वायर्स ए पंप, रिलाइज ऑन डिफ्यूजन, रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, मेजर्स नॉइजेस। पैसिव सैम्पलर एयर मॉनिटरिंग में कि क्या क्या करता है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? तो जो पैसिव सैम्पलर होता है वो डिफ्यूजन पे काम करता है। ठीक है, पैसिव सैम्पलर को डिफ्यूजिव सैम्पलर भी बोलते हैं, डिफ्यूजिव सैम्पलर भी बोलते हैं, जो कि पॉल्यूटेंट्स को क्या करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है। ठीक है, बिना एक्टिव पंपिंग के, मतलब कि वहाँ पे मॉलिकुलर डिफ्यूजन के लिए वो एम्बिएंट एयर में रहते हैं, उसमें सॉर्बेंट लगा रहता है, मतलब कि मतलब ऐसे मटेरियल जो उस पर क्या कि वो पॉल्यूटेंट्स चिपक जाए और वो छोड़ा रहता है। ठीक है, और उसके बाद वो आके उस पर चिपकता है, फिर उसके हिसाब से सैंपल्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि NO2 है, SO2 है, O3 है, VOCs है। ठीक है, इनके लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, NO2 के लिए, ठीक है, SO2 के लिए, और ठीक है O3 के लिए, सॉरी ओजोन के लिए, और VOCs के लिए, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग के लिए ये यूज किया जाता है पैसिव सैम्पलर। ठीक है, रिक्वायर्स पंप, तो पंप में होता है एक्टिव सैम्पलिंग, एक्टिव सैम्पलिंग में पंप चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी एक्टिव सैम्पलिंग में चाहिए। और मेजर नॉइस, तो ये तो साउंड लेवल मीटर्स यूज करते हैं, ये तो सैम्पलर्स का यहाँ पे सवाल ही नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे वही सारी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, काफ़ी शॉर्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, पहुँच करके चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 16 to 20 कि अर्बन हीट आइलैंड कंट्रीब्यूट्स स्ट्रांगली टू, जो अर्बन हीट आइलैंड्स है वो किस चीज़ को ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ओजोन फॉर्मेशन के लिए, ओजोन फॉर्मेशन के लिए। क्या लिखा है, इंक्रीज एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी, सही आंसर बी है। ठीक है, तो कैसे, तो क्या होता है अर्बन हीट आइलैंड में कि सराउंडिंग हमारा वार्म हो जाता है, सिटीज वार्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हायर टेम्परेचर में क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इनहेंस हो जाता है। ठीक है, उसी कारण VOCs और O3 जल्दी जल्दी बनते हैं। ओके, ये एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की जो बात की गई है, तो वो लोकली थोड़ा बहुत हो सकता है, कन्वेक्शन लोकली हो सकता है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। फिर लोअर बाउंड्री लेयर हाइट होता है, तो वार्मर सरफेस में बाउंड्री लेयर हाइट मिक्सिंग मतलब इंक्रीज हो जाता है, ना कि घटता है। और एयर टर्बुलेंस कम होता है। ठीक है, तो इसके कारण कम नहीं होता है, जबकि बढ़ता है अर्बन हीट आइलैंड के कारण। ठीक है, तो सही आंसर क्या है इसका, ओजोन फॉर्मेशन। द एटमोसफियर क्लीन इटसेल्फ मेनली बाय, एटमोसफियर अपने आप को खुद को साफ करता है, कैसे, वेट डिपोजिशन, OH रेडिकल ऑक्सीडेशन, ग्रेविटी सेटलिंग, ड्राई डिपोजिशन। ठीक है, तो इसको सही आंसर क्या होगा इसका, तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल रेडिकल ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स होते हैं, हाइड्रोक्स OH रेडिकल्स, जिसको कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको डिटर्जेंट ऑफ द एटमोसफियर भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज डिटर्जेंट ऑफ द एटमोसफियर, ऑप्शन दिया रहेगा, तो उसमें याद रखना है कि हाइड्रोक्सिल, ठीक है, रेडिकल्स को, OH रेडिकल्स को। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं बहुत सारे ट्रेस गैसेज के साथ, जैसे कि CO2 हो गया, CH4 हो गया, VOCs हो गया, SO2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद उनका ऑक्सीडेशन करता है और उसको हटा देता है एटमोसफेयर से। ठीक है, तो ये केमिकल क्लिनसिंग इज प्राइमरी ग्लोबल स्टेज पे होता है। ठीक है, वेट डिपोजिशन तो हो गया, बारिश हो गया। ठीक है, तो ऐसा तो इसे तो उतना होता नहीं है। फिर ग्रेविटली सेटलिंग हो जाता है, कोर्स पार्टिकल होते हैं। ड्राई डिपोजिशन हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर सरफेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि OH इनिशिएटेड केमिस्ट्री जो है वो यूनिवर्सली सिग्निफिकेंट है।
ना कि डाई डिपोजिशन। जो OH रेडिकल्स हैं, हाइड्रोक्सी रेडिकल्स, ये ध्यान रखना है कि इनको क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट ऑफ एटमोसफेयर बोलते हैं। ये रिएक्ट करके ये CO2 ये सब सॉल्वेंट से उनको ऑक्सीडाइज करते हैं और रिमूव कर देते हैं। उस पर नेक्स्ट कलरलेस इंडिकेटर गैस ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। कलरलेस इंडिकेटर गैस फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग, तो इसके लिए इसमें कौन सा कलरलेस इंडिकेटर गैस फॉर फोटोकेमिकल, तो ओजोन होगा कि NO होगा कि CO2 होगा, SO2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, NO। ठीक है, तो फोटोकेमिकल जो स्मॉग होता है उसमें जो NO है वो कहाँ से निकलता है, व्हीकल से निकलता है। ठीक है, और रैपिडली ऑक्सीडाइज होता है NO2 में, और उसके बाद वो पार्टिसिपेट करता है ओजोन फॉर्मेशन में। तो जब हाई कंसंट्रेशन होगा ना ओजोन का अर्ली मॉर्निंग ट्रैफिक में, तो वो की प्रकर्सर है या इंडिकेटर है कि बाद में स्मोक फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और NO ऐसे में कलरलेस है। ओजोन क्या है, ओजोन तो बाई प्रोडक्ट ही है, और CO2 से तो होगा नहीं है। ठीक है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये स्मोक फॉर्मेशन में नहीं लगता है, फोटोकेमिकल स्मोक में इसका रोल नहीं है। और SO2 तो हमारा पता ही है कि क्लासिकल स्मोक जो लंदन टाइप स्मोक बनता है उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मोक मेनली क्या है, NOx याद रखना है, प्लस VOCs इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये फोटोकेमिकल स्मोक हो गया। और सल्फर डाइऑक्साइड वाला जो स्मोक है उसको क्लासिकल स्मोक बोलते हैं, लंदन टाइप, जो कि इंडस्ट्रियल जब फेज चला था इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय बहुत ज़्यादा उधर देखने को मिले थे। उसके कारण बहुत सारे इम्पैक्ट्स आए, मतलब प्लांट्स में, एनिमल्स में, बहुत सारे। टॉल स्टॉक्स स्टैक्स रिड्यूस, जो टॉल स्टैक्स होते हैं वो रिड्यूस करते हैं क्या चीज़ को, एमिशन को, लोकल कंसंट्रेशन को, फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूटेंट को, हेल्थ इम्पैक्ट्स ग्लोबली। ठीक है, तो ये क्या चीज़ को करते हैं, किस चीज़ को रिड्यूस करते हैं, तो लोकल कंसंट्रेशन को, टॉल स्टॉक्स। ठीक है, ये टोटल मास ऑफ पॉल्यूटेंट को पूरी तरह से वो रिमूव नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको हाइयर मतलब ज़्यादा ऊंचाई पे, टॉल स्टॉक मतलब ज़्यादा ऊंची चिमनी, ठीक है, जहाँ से धुआं निकल रहा है, ज़्यादा ऊंची होगी तो मतलब हाइयर लेवल पे एटमोसफेयर निकाल रहे हैं। उसके कारण होता है, उसके कारण क्या होता है कि वो बेटर डिस्पर्सन होता है, क्योंकि ऊपर की हवाएं ना तेज होती हैं। ठीक है, और नीचे से कारण क्या होगा, सोर्स के पास लोकली जहाँ पे वो चिमनी है वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन कम होगा। ठीक है, लेकिन वो जहाँ जहाँ तक जाएगा वहाँ वहाँ तक तो समस्या क्रिएट करेगा ही। ठीक है, तो इमिशन को रिड्यूस करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेम रहता है। उसके बाद क्या है, लोकल कंसंट्रेशन रिड्यूस तो पढ़ लिया, फॉर्मेशन ऑफ पॉल्यूटेंट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो स्टेक हाइट से डिपेंडेंट नहीं है। फिर हेल्थ इम्पैक्ट ग्लोबली, तो ये मतलब थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट इसमें है कि लोकल कंसंट्रेशन को कम करता है। इन लेजर बेस्ड एयर मॉनिटरिंग यूज्ड प्रिंसिपल इज, ठीक है, लेजर बेस्ड जो हमारा एयर मॉनिटरिंग है उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जो बहुत सारे जैसे लेजर बेस्ड एनालाइजर्स है, जैसे कि टर्नेबल डायोड लेजर्स हैं। ठीक है, कि उसमें देखते हैं कि कितना, हाउ मच, ठीक है, पर्टिकुलर वेवलेंथ इज ऑब्जर्व बाय टारगेटेड गैस। ठीक है, तो ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये बेयर लैम्बर्ट्स लॉ पे आधारित है। ठीक है, और इसमें क्या यूज होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। ठीक है, तो ग्रेविटी मीटर नहीं, ये तो मास मेजरमेंट के लिए प्रयोग होता है। और उसके बाद है नेफ्लोमेट्री, तो नेफ्लोमेट्री तो लाइट स्कैटरिंग, ठीक है, बाई पार्टिकल से उसको वो मेजर करता है। और कोलो कोलोमीटर है, कोलोमेट्री है, तो ये एक तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है। ठीक है, बेस्ड ऑन मेजरिंग टोटल चार्ज यूजिंग सम टाइट्रेशन नॉट टिपिकल फॉर लेजर गैस मॉनिटरिंग। तो ये भी जानना है, ये कौन सा, अगर हमें भी बता रहा है ना कि ये इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं है, तभी हम अगर आंसर मतलब ये तीनों का पता हो, अगर इसके बारे में नहीं पता तो भी हम कहेंगे कि इसका तो नहीं होगा, इसका नहीं होगा, इसका सही आंसर ये होगा। तो इस तरह से भी सॉल्व किया जाता है, दो तरीका है, एक तो आंसर पता हो या फिर चार ऑप्शन में से तीन ऑप्शन पता हो कि ये नहीं है, तो जो बच गया वही है। फिर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सोल्यूशन है, तो इसको एक देख लेंगे पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, 21 to 25, ऑर्डर थ्रेशोल्ड ऑफ H2S। ठीक है, कि H2S का ऑर्डर, ठीक है, थ्रेशोल्ड क्या है, वेरी लो, मॉडरेट, हाई, नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है, तो इसका है वेरी लो। ठीक है, वेरी लो मतलब कि बहुत आसानी से इसको हम, इसके महक को हम पहचान सकते हैं। ठीक है, कि ह्यूमन भी डिटेक्ट कर सकता है आसानी से, क्योंकि रॉटन एग की तरह महकता है।
ठीक है। अगर इससे कंसंट्रेशन 0.5 भी हो ना पार्ट्स पर मिलियन में, तो भी समझ में आने लगता है कि अरे कुछ तो महक रहा है। तो इसलिए इसका ऑर्डर थ्रेशोल्ड बहुत कम है। नेक्स्ट हमारा PM2.5 मॉनिटरिंग इज डन यूजिंग। PM2.5 का मॉनिटरिंग हम किसके थ्रू करते हैं? यूजिंग कैस्केड इम्पैक्टर, बेटा एटेन्यूएशन मॉनिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, ठीक है, जेलदार एपरेटस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बीटा एटेन्यूएशन मॉनिटर। बीटा एटेन्यूएशन मॉनिटर BM का यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बीटा रेडिएशन होता है, पास करता है किसी से, फिल्टर टेप से, ठीक है। और जो टेप पे क्या होता है 2.5 इज कलेक्टेड ऑन टेप, तो बीटा एटेन्यूएशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे होगा तो कंटिन्यूअस मास मेजरमेंट कर सकते हैं कि जैसे ये जो टेप है उस पर अगर 2.5 पर बढ़ते जाएगा तो बीटा एटेन्यूएशन कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। बीटा कैस्केड इम्पैक्टर जो है तो वो तो साइज सेग्रेटिंग सैम्पलर है, वो कलेक्ट करता है पीएम को फ्रैक्शंस में, पीएम फ्रैक्शंस को, बट इज नॉट द स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस PM2.5 मॉनिटर लाइक BAM, ठीक है, बीटा एटेन्यूएशन मॉनिटर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर है तो ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को करता है, ठीक है। और जो जेलदार एपरेटस है तो ये तो नाइट्रोजन एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वाटर या सॉइल में, ठीक है। ये एयर मॉनिटरिंग से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट हमारा क्लासिकल स्मोक अकर्स इन। तो क्लासिकल स्मोक हमारा होता है कहाँ पे? कोल्ड एंड ह्यूमिड एयर में विथ SO2, ठीक है, सनी क्लाइमेट विथ NOx, फिर एसिडिक फॉग ओनली, हाइड्रोजन रिच एरिया। तो कोल्ड और ह्यूमिड एयर हो और जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो, क्लासिकल यानी कि लंदन स्मोक वहाँ पे बनता है, ठीक है। ऑफन ड्यूरिंग टेम्परेचर इन्वर्जन का जब सीन होता है कि जब पॉल्यूटेंट्स ऊपर तक नहीं जा रहे हैं तभी तक, ठीक है। सनी में क्या बनता है? तो फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, लॉस एंजल्स को स्मोक बोलते हैं, ठीक है। और एसिड फॉग क्या होता है? तो ठीक है, तो ये तो टाइप्स हो गए, उससे लेना देना नहीं है। हाइड्रोजन रिच एरिया में तो ये तो इरेलीवेंट बातें हैं। विच मेटल पॉइजनिंग इज कॉमनली ट्रांसपोर्टेड वाया PM, पार्टिकुलर मेटल के द्वारा कौन सा मेटल पॉइजनिंग है जो कि ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, मेटल पॉइजनिंग? तो मर्करी वेपर, लेड, ठीक है, NaCl, कैल्शियम। तो इसका सही आंसर है लेड। तो ये हमारा जैसे कि लेडेड पेट्रोल से हमारा लेड निकलता था ना हिस्टोरिकली, ठीक है, तो उससे फाइन पार्टिकुलेट्स निकलते थे और जो फाइन पार्टिकुलेट्स होते थे वो न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करते थे स्पेशली बच्चों में, ठीक है। उस मतलब मेटल पॉइजनिंग तो मेटल ही है, ठीक है। मर्करी वेपर है, मर्करी वेपर तो उससे निकलता नहीं है, ठीक है। और NaCl तो उससे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। ये तो हेवी मेटल पॉइजनिंग से लेना देना ही नहीं है, कैल्शियम और NaCl का। नेक्स्ट है हमारा VOCs और NOx। सनलाइट लेड टू क्लासिकल स्मॉग, ठीक है, पैन फॉर्मेशन, नो चेंज, एसिड फॉग ओनली। तो पैन, ये तो अभी हम पढ़े थे, ये पैन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है, कहाँ गया? ठीक है, तो ये डन। तो इसके सॉल्यूशंस यहाँ पे पहुँच करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है 25 to 630, देखेंगे बस बहुत नज़दीक हो गए 40 के, ठीक है। डिपोजिशन वेलोसिटी इज अप्लाइड मेनली फॉर, डिपोजिशन वेलोसिटी होता है किसके लिए अप्लाई होता है मेनली? तो पहुँच करके आंसर करेंगे। तो मेनली अप्लाई किस होगा? ड्राई पार्टिकुलेट सेटलिंग के लिए, ड्राई पार्टिकुलेट सेटलिंग के लिए होता है, ठीक है। डिपोजिशन वेलोसिटी को रिलेट करता है फ्लक्स ऑफ पॉल्यूटेंट टू इट्स कंसंट्रेशन एट रेफरेंस साइड, ठीक है, जैसे कि F इक्वल्स टू, ठीक है, VD, VD क्या हो गया हमारा? डिपोजिशन वेलोसिटी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। तो ये ड्राई डिपोजिशन को डिस्क्राइब, ड्राई डिपोजिशन ऑफ गैस या पार्टिकल्स को टू सरफेस जैसे कि सॉइल, वेजिटेशन, वाटर पे उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ड्राई पार्टिकुलेट सेटलिंग के लिए मेनली इसका रेलिवेंस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ओजोन इन ट्रोपोस्फेयर एक्ट्स एज। ओजोन हमारा ट्रोपोस्फेयर में किस तरह से काम करता है? कूलिंग गैस, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, नॉन टॉक्सिक कंपाउंड थी तो बहुत आसान है। तो इसका होगा हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर SO2 कंट्रोल। SO2 कंट्रोल की मोस्ट इफेक्टिव हमारा टेक्निक कौन सा है? स्प्रे ड्रायर, वेट लाइमस्टोन स्क्रबर, कार्बन फिल्टर, साइक्लोन। इसका सबसे सही है टेक्निक वेट लाइमस्टोन स्क्रबर का, ठीक है।
इसको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। वेट लाइम स्कबर फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, ठीक है, FGD। इसमें क्या होता है कि CaCO3 स्लरी का यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट स्लरी का, जो कि SO2 को ऑब्जर्व करता है और वो CaSO3 या CaSO4 बनाता है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बनाता है, ओके, ऑब्जर्व करके। ये जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है, किसके लिए, सल्फर डाइऑक्साइड के रिमूवल के लिए, ओके। स्प्रे ड्रायर है, तो स्प्रे ड्रायर तो ठीक है, ड्राई और सेमी ड्राई FGD है, ठीक है, फ्यूल गैस डिसल्फ्राइजेशन ये होता है, लेकिन स्लाइटली लेस एफिशिएंट है। और कार्बन फिल्टर तो ऑर्गेनिक वेपर के लिए बेटर है, और साइक्लोन तो पार्टिकुलेट मैटर के लिए है। नेक्स्ट हमारा AQI यूजेस पॉल्यूटेंट्स। AQI पॉल्यूटेंट्स यूज करता है कौन कौन सा, CO2, CFCs, SO2, NO2, PM, CO, O3 मतलब ओजोन, NH3, ठीक है, CH4, N2O ओनली, VOC ओनली। तो इसका सही आंसर क्या है, बी। कौन कौन सा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 पार्टिकुलेट मैटर जो कि PM10, PM2.5 दोनों आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन आ गया, NH3 आ गया, और साथ में PB लेड भी होता है, ठीक है, लेड। तो ये सब यूज होता है, ओके। नेक्स्ट हमारा बेंजीन इज मेनली इमिटेड फ्रॉम। बेंजीन मेनली कहाँ से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से, कि वेहिकुलर गैसोलीन कंबसन से, बायोमास बर्निंग से, कि रेफ्रिजरेशन से। तो बेंजीन हमारा कहाँ से निकलता है, वेहिकुलर गैसोलीन कंबसन से, ठीक है। उसके बाद अगर इससे आ जाए कि किससे किससे निकलता है, तो थर्मल पावर प्लांट्स भी निकलता है, लेकिन उतना नहीं निकलता है। मेनली किससे निकलता है, वेहिकुलर गैसोलीन कंबसन से, ठीक है। बायोमास बर्निंग से भी निकलता है बेंजीन, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं निकलता है, रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो इसमें तो CFC HFC होते हैं, तो ये तो नहीं है, तो ये तीनों सही आएंगे, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन आ जाए कि दिए रहेंगे तो ये तीनों आ सकते हैं। मेनली दिया रहेगा तो सिर्फ व्हीकलर, या फिर अरेंज करना रहेगा कि मैक्सिमम किस में, तो व्हीकल में सबसे ज़्यादा। चलते नेक्स्ट, ये उसके सॉल्व थोड़े बहुत दिए हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा 31 to 35 क्वेश्चन। स्टेबिलिटी क्लास ए मीन्स, अगर यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपने आप को धन्यवाद दीजिए, ठीक है। स्टेबिलिटी क्लास ए मीन्स, ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्लास ए मतलब वेरी अनस्टेबल, न्यूट्रल, स्लाइटली स्टेबल, वेरी स्टेबल, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ए, वेरी अनस्टेबल, ठीक है। ये हमारा जो पास्कल गिफॉल्ट स्टेबिलिटी क्लासेज है ना, उस पर आधारित है ये, ठीक है। ए मतलब वेरी अनस्टेबल होता है, बी अनस्टेबल, सी मतलब स्लाइटली अनस्टेबल, डी मतलब न्यूट्रल, ई मतलब स्टेबल, एफ मतलब वेरी स्टेबल, ठीक है। ये एफ हो गया, स्लाइटली स्टेबल हो गया हमारा, सी हो गया, न्यूट्रल हमारा डी हो गया, ठीक है। तो डी ई हो गया हमारा वेरी स्टेबल, वेरी अनस्टेबल से स्टेबल आएगा, उसके बाद स्लाइटली स्टेबल आएगा, उसके बाद न्यूट्रल आएगा, स्टेबल, वेरी स्टेबल, ठीक है। और क्लास ए कब होता है, वेरी अनस्टेबल, सोलर रेडिएशन, स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन हो, लाइट विंड्स हो, जिससे करके मैक्सिमम टर्बुलेंस होता है। ओजोन होल इज फॉर्म्ड ओवर, ओजोन होल कहाँ बनता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है अंटार्कटिका, ठीक है। तो उसे क्या होता है कि ओजोन होल मतलब कि सीवियर डिप्लेशन हो जाता है, सीजनल डिप्लेशन किसका, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग स्प्रिंग, ठीक है। मतलब स्प्रिंग क्या, विंटर, मतलब वहाँ का स्प्रिंग, अगर हमारे यहाँ से देखें तो ऑटम, ठीक है, सितंबर से अक्टूबर वहाँ का स्प्रिंग, ठीक है। और ये कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के द्वारा, ठीक है। मतलब जो अपना क्लोरीन ब्रोमीन वाला केमिस्ट्री है ना, कि वो रिएक्ट करके फिर वो कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके, ठीक है। मतलब आर्कटिक में भी ऐसा होता है, लेकिन वो उतना सीवियर नहीं है, और यहाँ पे तो कोई ओजोन होल ही नहीं है, सहारा और ये सब जगह। उसके बाद नेक्स्ट, एयर पॉल्यूटेंट कॉजिंग क्रॉप इल्ड्स लॉस, ठीक है। कौन से एयर पॉल्यूटेंट है जिसके कारण की क्रॉप इल्ड लॉस होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, इसके कारण। नाइट्रोजन तो गैस तो नहीं होता है, ठीक है, ये तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, एक्सेस के कारण यूट्रोफिकेशन हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली इल्ड नहीं करता है लॉस में, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के कारण, जो ट्रोपोस्फेरिक क्या होता है, लीफ के स्टोमेटा में जाता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज करता है प्लांट टिश्यू को, ठीक है। उसके कारण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और ग्रोथ कम हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ अगर ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बढ़ेगा तो हमें ही सिर्फ डैमेज नहीं कर रहा है,
प्लांट्स को भी डैमेज कर रहा है, यानी कि हमारा जो सोर्स है फूड का उसको भी नुकसान कर रहा है। तो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इन नो वे गुड फॉर अस, ठीक है। वाटर वेपर ऑक्सीजन तो ये सब तो चाहिए इसको। लैप्स रेट्स रेफर्स टू क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, सिंपल, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड, ऑप्शन बी, ठीक है। PM10 मोस्टली डिपोजिट्स इट, PM10 हमारा सबसे ज़्यादा डिपोजिट कहाँ होता है, नेसल और ट्रैकियल रीजन में, नेसल, ठीक है, नाक और ट्रैकिया के रीजन में, क्योंकि वो लेस देन 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। तो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं थोड़े, तो हमारे नेसल हेयर्स या अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वो चला जाता है, ठीक है। जो एलो वैली है इसमें, तो इसमें हमारा कौन सा जाता है, तो PM2.5 जाता है, जो अल्ट्रा या उससे भी अल्ट्रा फाइन हो, ठीक है। और लिम्फ नोड्स में जाते हैं, तो कुछ कुछ होते हैं जो कि लिम्फ मोड में भी चले जाते हैं, ठीक है। और ब्लड स्ट्रीम में कौन जाता है, जो अल्ट्रा फाइन से नैनो पार्टिकल्स हैं, तो वो चले जाते हैं हमारे ब्लड में, ठीक है, जैसे कि नैनो प्लास्टिक्स हैं, से ब्लड में पाए जा रहे हैं ना आजकल। तो यहाँ पे उसके थोड़े डिटेल्स दिए हैं, यू कैन रीड सॉल्यूशंस और डिटेल्स थोड़े से। नेक्स्ट हमारा आगे हम लगभग समाप्ति को, लास्ट 5 क्वेश्चंस, ठीक है। मोस्ट हार्मफुल साइज ऑफ पार्टिकुलेट्स फॉर ह्यूमन, सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है इसमें से, तो सबसे जो फाइन होगा सबसे हार्मफुल होगा PM2.5, ठीक है। फाइन और अल्ट्रा फाइन जो 0.1 है माइक्रोमीटर, वो अल्ट्रा फाइन क्यों, क्योंकि ये पेनेट्रेट करते हैं हमारे लंग्स में पूरे अंदर तक, ठीक है। ये ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है जो अल्ट्रा फाइन है वो, तो उसके कारण ही बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर रिस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, प्री मैच्योर मॉर्टेलिटी हो जाता है, ठीक। जो ग्रेटर देन 10 माइक्रोमीटर है वो तो फिल्टर्ड हो जाता है नोज में या थ्रोट्स में, ठीक है। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फोटो ऑक्सीडेटिव स्मोक, जो बेस्ट इंडिकेटर है फोटो ऑक्सीडेटिव स्मोक का, वो हमारा क्या है, तो हमारा पैन, ठीक है, पैन है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है NOx और सर्टेन VOCs के बीच सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। SO2 तो नहीं है, कार्बन है, ठीक है। क्लोरीन रेडिकल्स ये भी नहीं है। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस फ्रॉम एयर पॉल्यूटेंट्स मेनली ड्यू टू, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है एयर पॉल्यूटेंट्स से, वो क्यों होता है, इनर्ट गैस, इनर्ट डस्ट, O3 या NO2 के कारण, N2 के कारण, आर्गन के कारण, ठीक है। तो इसे किसके कारण होता है, ये ओजोन और NO2 के कारण होता है, ठीक है। ओजोन और NO2 क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS बनाते हैं, कहाँ पे जनरेट करते हैं, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, कहाँ पे, टिश्यूज में। उसके कारण क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, उसके कारण की इन्फ्लेमेशन होता है, सेल डैमेज होता है, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपिकली टिपिकल टिपिकल पीएच रेंज ऑफ फॉग इन पॉल्यूटेड सिटी, पॉल्यूटेड सिटीज में जो फॉग है उसका टिपिकल पीएच रेंज क्या है, तो हम इसे ध्यान रखेंगे कि एसिडिक साइज होता है, ठीक है, 5.0 टू 5.5 तक, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है, तो ये एक रेंज है, एसिडिक साइड होता है, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक, 40 क्वेश्चन पे आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इफिशियंसी इंक्रीजेज विथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है उसका एफिशिएंसी बढ़ते जाता है, इंक्रीजेज विथ, ठीक है, किस चीज़ की इंक्रीजेज विथ, तो इसका सही आंसर है लोअर पार्टिकल्स रेजिस्टिविटी, ठीक है। कि जो पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज होते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कलेक्टेड प्लेट्स पे, तो जो ऑप्टिमल या लो मॉडरेट रेजिस्टिविटी क्या होता है, अलाउ करता है पार्टिकल्स टू एक्वायर एंड रिटेन चार्ज, और उसके बाद रिमूव किए जाते हैं प्लेट्स के द्वारा, ठीक है। तो वेरी हाई सेंसिटिविटी लीड्स टू बैक कोरोना एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी, अगर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं रेस्टिविटी होगा, रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा, अगर रेजिस्टिविटी हुआ बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, उसके कारण क्या होगा कि इफिशियंसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का घट जाएगा। तो ये तो बहुत ही मतलब इस लाइक थोड़ा कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। और जैसे कि इसमें और भी ऑप्शन दिए, जैसे कि हाई गैस वेलोसिटी है, तो हाई गैस वेलोसिटी होगा तो उसके कारण क्या होगा कि रेजिडेंस टाइम कम होगा, तो रेजिडेंस टाइम कम होगा तो उसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इफिशियंसी कम हो जाएगा, ठीक है।
नो चार्जिंग, तो चार्ज के बिना तो ईएसपी काम ही नहीं कर सकता, उसमें चार्ज पार्टिकल्स ही चाहिए। ठीक है। वेरी हाई पार्टिकुलर रेजिस्टिविटी, तो ये तो पता है कि एफिशिएंसी घट जाएगा इससे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी तो एयर पॉल्यूशन हम, ठीक है, इतना तो हो गया। तो इसके सॉल्यूशंस यहाँ दिए हैं, हाँ दिखा दो सॉल्यूशंस एक बार, वॉच करके देख लीजिएगा। और ठीक है, तो कार्बन का जो कोर कॉन्सेप्ट है एयर पॉल्यूटेंट्स का, तो वो देख लेते हैं कि पॉल्यूटेंट सोर्स और केमिस्ट्री है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। एटमॉस्फेरिक फिजिकल और फिजिक्स और ट्रांसपोर्ट पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि हाइट, मिक्सिंग हाइट, स्टेबिलिटी क्लासेस, लैप्स रेट्स। कंट्रोल टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल डिवाइसेज, जैसे ईएसपीएस स्क्रबर्स हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। हेल्थ और इन्वायरमेंट के क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन बींग्स को, प्लांट्स को, इस सब उस पर क्वेश्चन आते हैं। मॉनिटरिंग मेजर्स हैं, और मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या टेक्निक्स हैं या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो ये सब हमारा है एयर पोल्यूशन के क्वेश्चंस पे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है। आप टेलीग्राम ग्रुप जो है, लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ वेरी सून। और वहाँ से आप इसको फिर से आप डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं, फिर वीडियो एक बार दो बार देख सकते हैं। और इसमें और भी कुछ चेंजेस अगर हम कर सकते हैं अपने साइड से, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। ठीक है। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है, इट्स लाइक एडिंग समथिंग, एडिंग वैल्यू टू योर, ठीक है, प्रिपरेशन। तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड कमेंट में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट कि लाइक वी कैन इम्प्रूव, आई कैन इम्प्रूव। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। नेक्स्ट हम ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के एग्जाम तक। ठीक है। ऐसे ही 30 40 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं 40 क्वेश्चन करेंगे और 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। भले ही रिपीट कर लेंगे, पार्ट 2 कर लेंगे। तो आई थिंक 30 विल बी नाइस, 40 मुझे भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए कीप रीडिंग। ठीक है। स्टे हेल्दी। ठीक है। थैंक यू।